रसूल अल्लाह के ज़माने में हिजाज के अंदर मेन जो ट्रेड कहा जाता है, यहाँ जो वे ऑफ अर्निंग थी इस्लाम के आने से पहले, वो ट्रेड थी कि अरब जो थे वो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, उन्हें ले जाके वो दमिश्क में और नॉर्दर्न अरेबिया के अंदर बेचा करते थे और उनसे वो कमाते थे। और उससे कुछ अर्सा पहले वहाँ से इंसेंस ट्रेड रूट गुजरता था, जिसके थ्रू गरम मसाले जो है वो इंडिया से आते थे और वो फिर यमन के थ्रू होते हुए हिजाज से गुजर के ऊपर की तरफ जाया करते थे। तो वो भी एक ट्रेड रूट था जो वहाँ से गुजरता था। मगर रसूल अल्लाह ने जब लोगों को मुसलमान किया तो उसके बाद लोगों का, हिजाज के लोगों का जो ज़रिया मुआश था या जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम था, वो जहाद बन गया और अरब जो है वो जहादी बन गए। और फिर अरब से एक मास माइग्रेशन आउटसाइड हुई, हिजरत, जिसमें ये जाके नॉर्दर्न अरेबिया के अंदर और मिस्र के अंदर और बहुत से और इलाकों पे जाके बस गए और वहां पे ही ये रहने लगे। तो हिजाज की पॉपुलेशन हमेशा बहुत छोटी रही और वहां से लोग बाहर की तरफ ही हमेशा माइग्रेट करते थे, चाहे वो नॉर्दर्न अरेबिया में चले जाएं, चाहे वो इंडिया आ जाएं। अब इंडिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कुरैशी और सैयद और बहुत कुछ और कहते हैं, अरब से अपना नाता जोड़ते हैं, और बहुत से लोग वहां से आए भी हैं जो आके यहाँ पे बस गए। इस्लामी हुकूमतें जब थी तो लोग वहां से माइग्रेट करके इधर आते थे और इधर उन्हें बसने की इजाज़त किसी ना किसी तरीके में मिल जाती थी। फिर जब मुसलमानों ने ईरान पे या फारस पे ऊपर हुकूमत की तो तब भी बहुत से अरब वहां से निकले, हिजाज के इलाके से या अरब से निकले और वो फारस के अंदर भी जाके बस गए। तो हमेशा आउटवर्ड माइग्रेशन होती रही और उस आउटवर्ड माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी रीजन थी कि अरब के अंदर कुछ भी नहीं था। अरब के अंदर क्या था? अरब के अंदर बहरीन में, यमन में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबिया, कतर वाला इलाका जो है, वहां पे चांदी की कानें हुआ करती थी जो कि, और उनकी वजह से फारस जो था उसने वहां पे कब्जा रखा हुआ था और बनु लखमीद जो थे वो उन चांदी की कानों के या सिल्वर माइंस के इंचार्ज होते थे और वो उनकी माइनिंग किया करते थे। किन के लिए? सैसनिड एम्पायर के लिए। और इस तरह ही इनका काम था। अरब जो थे आमतौर पे यहाँ तो फारस के साथ लगे रहते थे, बनु लखमीद और ताई जो थे वो फारस के साथ लगे रहते थे, और बनु गुसान जो थे वो बाइजेंटाइन एम्पायर के एलाय हमेशा रहते थे और उनके साथ उनका सिलसिला चलता रहता था। तो अरब जो थे वो मर्सनरीज थे, हमेशा बाइजेंटीन एम्पायर के लिए और सैसनिड एम्पायर के लिए लड़ते थे। फिर अरबों का एक और बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था कि ये दरमियान से रेड सी क्रॉस करके अफ्रीका चले जाते थे और अफ्रीका के अंदर जाके यही हिजाजी अरब जो हैं, जो मदीना, यसरब, मक्का और आगे पीछे और जगहों के जितने भी अरब थे, ये जाते थे वहां पे जाके जो अफ्रीका के अंदर रहने वाले अफ्रीकी कबीले थे उनके लोगों को ऊपर हमले करते थे और उनको गुलाम बनाते थे और फिर उनको गुलाम बना के उनको ले जाके नॉर्दर्न अरेबिया की मंडियों में बेचते थे। और ये काम जो है ये तो जो है तकरीबन 19वीं सदी तक ये जारी था कि ये वहां से गुलाम बना के, और ये क्या किया करते थे 18वीं सदी तक, 19वीं सदी तक ये उनको ले जाया करते थे आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट से फिर इवन के जो अमेरिकन स्लेव ट्रेड था उसके अंदर भी अरब जो थे वो शामिल थे और अरबों का ही ये काम था, ये जाते थे अफ्रीका से लोगों को स्लेव बनाने के बाद बेचते थे। दूसरी तरफ इस्लाम की जो बॉडी ऑफ जिहाद थी, जो जिहाद का सारे का सारा सिलसिला था, उसमें भी एक यही सिलसिला था कि ये मुख्तलिफ लोगों पे हमले करते थे और वहां से ये लोगों को गुलाम बनाते थे और उधर से माले गनीमत तो मिलता ही मिलता था। माले गनीमत तो चले अपना हो गया, लोग जो इनको मिलते थे, लड़कियां मिलती थी, औरतें, मर्द, बच्चे, उनको ये गुलाम बना के फिर पूरी इस्लामी सल्तनत बल्कि दूसरों को भी ये बेचा करते थे और वहां से जो लोग बिकते थे वो फिर उनकी नस्लें भी आगे गुलाम बन जाती थी। तो ये एक तरीका था हिजाज के लोगों का। मगर फिर वक्त आता है एम्पायर्स का। ऑटोमन एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर में गुलामी चलती रही, ऑटोमन एम्पायर जब तक नहीं खत्म हुई तब तक ही गुलामी वहां पे चलती रही। अरब भी जो है वो तो 20वीं सेंचुरी में बड़ी लेट तक गुलामी करते रहे। मगर अगर आप एक बात देखें तो हिजाज का इलाका या जो अरेबियन पेनिनसुला है पूरे का पूरा, उसमें पिछली चंद सदियों में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी क्योंकि अरबों के पास कुछ नहीं रह गया था। अरब जो पहले अपनी ब्रूट फोर्स पे और अपने जज्बा जहाद पे रिलाई करते हुए लोगों को नए इलाके फतह कर लिया करते थे, उधर कब्जे कर लेते थे, अब वो नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? दौर आ गया था टेक्नोलॉजी का और एम्पायर्स का दौर आया। फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, पोर्चुगीज एम्पायर, डच एम्पायर, ये इतनी ताकतवर थी कि अरब
उनके मुकाबले के किसी भी तौर पे नहीं थे। और ऑटोमन एम्पायर जो थी वो हिजाज का काफ़ी इलाका उसके पास था। मगर फिर ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूट गई, और उसके टूटने के साथ ही क्या हुआ कि इन अरबों को आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ब्रिटिश राज के नीचे आ गए। ब्रिटिश राज के दौरान इनके इलाकों में तेल निकल आया। जब उनमें तेल निकला तो आज सऊदी अरब और यूएई, इन सारे इलाकों का दारोमदार, इनकी इकोनॉमीज का दारोमदार तेल के ऊपर है। सऊदी अरब अगर हम देखें तो सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, और सऊदी अरब का सारा जीडीपी, सारा फॉरेन एक्सचेंज जितना वो कमा रहा है वो डॉलर में अपना ऑयल ट्रेड करता है, और उसके पास एम्पल रिजर्व्स हमेशा डॉलर्स के होते हैं। और सऊदी अरब जो है बहुत पैसे वाला एक मुल्क है। मगर एक रियलिटी है जो कि सऊदी अरब को हिट कर रही है, और एमबीएस जो है वो भी ये अच्छे तरीके से जानता है कि क्या हो रहा है। एमबीएस को ये पता है कि आने वाली चंद दिहाइयों में दुनिया से तेल के ऊपर इन्हिसार जो है वो खत्म हो रहा है। दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रही है, और वो ज्यादा प्रॉमिसिंग भी हैं। ऑयल एंड गैस जो है वो कार्बन इमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी वजह है, पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात है कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक अनस्टेबल इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि अभी इवन कि अगर आप यूक्रेन और रशिया की वॉर देखें, इसकी वजह से रशियन ऑयल का जब बाइकआउट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी वजह से सऊदी अरेबियन ऑयल और दूसरा जो अमेरिकन ऑयल है या फिर जो दूसरी जगहों से ऑयल आ रहा है, वो उसकी कीमतें बहुत बड़ी हैं। और आज पूरी दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस एक बहुत बड़े हद तक पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? उसकी मेन वजह यह है कि इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है। अगर ऑयल बेस्ड इकोनॉमी ना होती तो दुनिया में ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी इस टाइम खड़ा हुआ है, पाकिस्तान भी जिसका शिकार है, और बहुत सारे मुल्क दुनिया में के इस टाइम और शिकार हैं जो ऑयल एंड गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसकी, वो सब के सब उनकी इकोनॉमीज इस टाइम बहुत बुरे हालात का शिकार है। तो एमबीएस को ये बात समझ है कि दुनिया ने ऑयल से हटना है, रीन्यूएबल्स की तरफ दुनिया जा रही है। आपके पास जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात आ रही है आगे इन द फ्यूचर, और इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट करके आप स्टोर करें और उसको उन टाइम्स में ऑफ पीक आवर्स में या पीक आवर्स के अंदर दिन को जनरेट की हुई सोलर से, विंड से और दूसरी चीज़ों से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी को रात को आप प्रोवाइड करें। ये चीज़ आ रही है। गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टेशन जो आज तेल के ऊपर चलती है, आने वाले 10 से 15 साल में शायद आपको रेयरली को गाड़ी या ट्रक भी इवन के ऐसा नजर आए जिसके अंदर आपको एक तेल के ऊपर बेस इंजन चलता हुआ दिखाई दे। आप आने वाले वक्त में बैटरी टेक्नोलॉजी में इतनी ज़बरदस्त इनोवेशन हो रही है और एनर्जी डेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ अरसे में हमें जो प्लेन्स हैं, आपको बोइंग के प्लेन्स भी एक वक्त ऐसा आना है कि आपको किसके ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे? आपको बिजली पे चलते दिखाई देंगे। क्योंकि बेसिकली जो मेन कन्फाइनिंग चीज़ है कि जहाज़ों में बैटरीज क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि बैटरीज खुद बड़ी हैवी होती हैं, और एक बैटरी 1 किलो में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, ये बात डिटरमिन करती है कि वो जहाज़ में लग सकती है कि नहीं। तो जब 1 किलो की बैटरी में एनर्जी, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हैं, जब वो और बढ़ेगी तो फिर एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जिस वक्त फिजिबल हो जाएगा कि आप जहाज़ों में भी बैटरीज लगा के और इलेक्ट्रिक इंजन्स लगा के जहाज़ों को चलाएं। ये चीज़ आज नहीं तो 20 साल बाद, 20 साल बाद नहीं तो 30 साल बाद हो जाएगी, और 20 या 30 साल कुछ भी नहीं होते इंटरनेशनल लेवल पे किसी कौम की जिंदगी में। तो आज सऊदी अरेबिया जो कि एक दुनिया का इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग मुल्क है, जिसके पास डॉलर्स की भरमार है, और जो हम देखते हैं कि जिसकी इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है, अमीर तरीन दुनिया के मुल्कों में आता है सऊदी अरेबिया, उसको ये बात नजर आ रही है कि उसकी जो ऑयल वेल्थ है वो आने वाले वक्त में किसी काम की नहीं है, क्योंकि कोई भी तेल खरीदने को राजी नहीं होगा, लोगों को तेल नहीं चाहिए होगा। और ये इलेक्ट्रिक फ्यूचर जो है वो बड़ी तेजी से आ रहा है, और जब बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी तो ग्रिड के थ्रू भी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी जनरेट होके स्टोर हो जाएगी। मतलब रीन्यूएबल्स के थ्रू जो ग्रिड में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, जैसे सोलर है दिन को होगा, रात को नहीं होगा, तो रात को जितना भी सोलर से जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? तो इसलिए आपको सोलर सिर्फ दिन को हेल्प कर सकता है। तो अब क्या होगा आने वाले वक्त में,
दिन को सोलर एनर्जी जो जनरेट होगी उसे बैटरीज में स्टोर किया जाएगा या और तरीकों से स्टोर किया जाएगा और रात को उसी को प्रोवाइड किया जाएगा। विंड भी हर वक्त नहीं चलती, विंड से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी उसे जब विंड नहीं होगी स्टोर किया होगा उसे फिर यूज करेंगे। तो जो जो एक बीच में जो सिर्फ और सिर्फ अभी तेल को चीज कायम रखे हुआ है वो क्या है, एक खास हद से ज्यादा एनर्जी डेंसिटी की बैटरी अभी नहीं बनी, और जैसे ही वो बन जाएगी, और उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है इस टाइम, दुनिया के सारे लीडिंग कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, यूरोप के सारे कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, आप दुनिया के किसी भी हाई इंडस्ट्रियल कंट्री की बात करें वहां पे एक से ज्यादा कंपनीज जो हैं वो बैटरीज बना रही हैं। लिथियम बेस्ड बैटरीज हैं, सल्फर बेस्ड बैटरीज आ गई हैं, ग्राफीन जो है उसकी ऊपर बेस्ड बैटरीज आ रही हैं, और आने वाले वक्त में क्या होगा कि बड़ी अच्छी किस्म की बैटरीज आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे ही बैटरी रेवोल्यूशन अपनी फुल स्विंग में आएगी, तेल जो है वो आपको बैकग्राउंड में जाता हुआ दिखाई देगा। और सऊदीया जैसे कंट्री जो कि आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं, सऊदीया के पास दुनिया को ऑफर करने के लिए क्या रह जाएगा? सऊदीया के पास कुछ भी नहीं है। ना सऊदीया कोई हाईटेक इकोनॉमी है, ना कोई मैन पावर इकोनॉमी है, ज़रात उनके पास कोई ख़ास हद तक नहीं है, वो एक से ज़्यादा एक हद से ज़्यादा बड़ा एग्रीकल्चरल आउटपुट भी वो नहीं दे सकते, वो उनके पास कुछ भी नहीं है ऑयल के अलावा। और आज जो आपको सऊदी अरेबिया में या यूएई में जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, वो भी बहुत सारा ऑयल की ऊपर बेस है। और जैसे ही ऑयल इक्वेशन से निकलेगा, इन मुल्कों की इकोनॉमीज हमें शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश और बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी छोटी होती हुई दिखाई देंगी। ये बात एमबीएस को अच्छे तरीके से पता है। एमबीएस ने इसलिए इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया, लोगों को लिबरलाइज करना शुरू किया। अभी रिसेंटली एमबीएस की तरफ से ऐलानात आए हैं, जो एक एलामिया जारी किया गया है, वो क्या है कि रमजान में कोई भी लाउड स्पीकर पे बड़ी लंबी लंबी अजानें नहीं दे सकेगा, और तराबी नहीं होगी लाउड स्पीकर पे, बच्चों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं होगी, इस तरह की और बहुत सी पाबंदियां। सऊदी अरेबिया के अंदर सिनेमाज खुल गए हैं जो कि ये सोचते थे कि कभी भी नहीं खुलेंगे, और मुझे वो वक्त भी दूर नहीं दिखाई दे रहा कि सऊदी अरेबिया में चर्चेज और टेम्पल्स भी खुल जाएंगे, हिंदू टेम्पल्स भी खुल जाएंगे। और वो जो हजरत मोहम्मद ने एक बार काबे से बुत तोड़े थे, वो बुत दोबारा सऊदी अरब की सरजमीन पे आपको जाते ही हुए दिखाई देंगे। तो एमबीएस क्यों कर रहा है? एमबीएस क्या कोई पागल है, या एमबीएस को कोई इस्लाम से बड़ी नफरत होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। एमबीएस का मेन रीजन यह है कि एमबीएस को सऊदी अरब के लोगों की फिक्र है। शायद अपनी हुकूमत की ज्यादा फिक्र हो, सऊदी अरब के लोगों की थोड़ी कम फिक्र हो, मगर उसको यह बात नजर आ रही है कि अगर वो इसी रविश पे चलते रहे तो अगले 10 या 15 साल के अंदर तेल की तो डेथ हो जाएगी, एंड ऑफ ऑयल हो जाएगा। जब एंड ऑफ ऑयल होगा तो तब ये क्या करेंगे? तब उनको क्या करना है? उनको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने हैं इनकम जनरेट करने के। उसके लिए वो सिटीज के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइन का प्रोजेक्ट, नियोम का प्रोजेक्ट, इस तरह के बड़े नाम ले रहे हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके लिए, अरबों के लिए एक सिंपल चीज है, अरब एक सर्टन तरीके से सोचते हैं। उनके सामने सक्सेसफुल एग्जांपल कौन सा है? यूएई का, दुबई का, कि टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी वहां पे उनको नजर आती है। मगर हर मुल्क दुबई नहीं बन सकता, यह बात हमें अच्छे तरीके से पता है। तो आई थिंक कि एमबीएस या सऊदी अरेबिया इटसेल्फ एक लूजिंग बैटल के अंदर इन्वॉल्व है इस टाइम। जो पैसा उन्होंने तकरीबन 100 साल तेल से कमाया है, उसकी डेथ होने जा रही है। और उसके बाद क्या होगा, ये तारीख का एक नया चैप्टर होगा जिसके अंदर सऊदी ऑयल जो है वो पाकिस्तान में मदरसों को पैसे नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो इंडिया के अंदर जो है वो इस्लामी सोच को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जो की है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया का कौन सा इस्लामी मुल्क नहीं है जहां पे सऊदियों ने पैसे दे के जो है वो मस्जिदें नहीं बनवाई, मौलवी नहीं इंस्टॉल कराए। न्यूयॉर्क में मस्जिद बन रही हो, चाहे इंडिया में बन रही हो, चाहे कहीं पाकिस्तान में बन रही हो, बांग्लादेश में बन रही हो, सऊदी पैसे देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वहाबिज्म को उन्होंने बेशुमार फैलाया, जहादिज्म को इन्होंने फैलाया, चाहे अफगान जिहाद हो, चाहे कहीं और दुनिया में जहाद हो, उसमें सऊदियों ने कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ तेल के पैसों का जो है वो डाला है हाथ। मगर जब तेल के पैसे नहीं होंगे तो शायद दुनिया फिर थोड़ी ज्यादा अमन भी दुनिया में आ जाएगा, क्योंकि अरबों के पास वो पैसा नहीं होगा जो हर जगह वो इस्लाम के लिए इंजेक्ट करते हैं और दुनिया में
शैतानियत और इंतशार फैलाते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। मगर एक और बात है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर सऊदी अरब अपने अंदर से जिनके पास शरीयत नाफिज है कि लोगों की गर्दन उड़ा देते हैं, कत्ल के इल्जाम में हाथ कटते हैं, वो जो है वो इस्लाम से स्टेप बैक कर रहा है, वो पीछे हट रहा है, वो अपना इस्लामी शरीयत वाला नजरिया हटाना, पीछे हटना चाहता है उससे। आपको बहुत जल्दी सऊदीया का ऐसा फ्लैग भी नजर आ जाएगा जिसके ऊपर कलमा ही शायद ना लिखा हो, जिसके ऊपर जो कि किसी और तरह का फ्लैग होगा, आपको ऐसे भी दिखाई दे देगा बहुत जल्द। और सऊदीया जो है वो क्या चाह रहा है, अब सिनेमाज खुलें, लोग इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी बड़ी होटल्स की चेन्स खुलें, लिकर से पाबंदी उठे, पूरा टूरिस्ट जोन खोलने की बात हो रही है नेक्स्ट टू द बीच, नेक्स्ट टू द सी के जी, वहां पे बीचेस के ऊपर लोग आए हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट और आके उधर जो है वो उस तरह का ही टूरिज्म करें जिस तरह का और बहुत सी जगहों पर जहां पे खूबसूरत बीचेस हैं दुनिया में वहां किया जाए। मगर जब आपने इतना सख्त इस्लाम लोगों के अंदर घुसाया हो तो क्या वो इतनी आसानी से निकल सकता है? सऊदीया के केस में हम ये कहते हैं कि वो लोग पाकिस्तानियों से बेहतर साबित हुए हैं, क्योंकि जब सिनेमा दोबारा खुले, सिनेमा खुले सऊदी अरेबिया में, दोबारा तो नहीं, जब खुले सिनेमा सऊदी अरेबिया में तो लोग हजारों की लाखों की तादाद में गए। कॉन्सर्ट सब हो रहे हैं तो लोग हजारों की तादाद में जाके देखते हैं, चाहे सलमान खान उधर चला जाए, चाहे शाहरुख खान चला जाए, चाहे बेयोंसे आ जाती है, चाहे कोई और आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो उनके लिए कैसा कुछ नहीं किया जाता। कोई फुटबॉलर चला जाता है सऊदी अरेबिया तो उसके लिए स्पेशल किस्म की उसकी गर्लफ्रेंड के लिए जो है कंसेशंस बनाए जाते हैं और चीज़ें वो अपना लॉ जो है वो अमेंड करने पे आ गए हैं। तो सऊदी अरेबिया इस्लाम को छोड़ रहा है और हमारे पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या सबक है कि अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए इस्लाम को त्याग सकते हैं या इस्लाम को पीछे हटा के अपने आप को लिबरलाइज और सेकुलराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है और वो उनके पास इतना पैसा है और वो अभी से सोच रहे हैं कि वो इससे पीछे हट जाते हैं जब उनकी जेब में पैसे हैं। हमारी जेब में तो पैसे नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो इस्लामिक शिद्दत पसंदी के असरात इतने उठा चुके हैं, बुरे तरीके से उनको उनसे डील कर चुके हैं, मगर हम फिर भी नहीं सोचते। तो MBS की जो रीसेंट रिफॉर्म्स हैं जो पिछले कई सालों के दौरान हैं, वो एक हमारे लिए चश्म कुछां है। हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए ये सोचने के लिए कि सबसे पहले इकोनॉमी होती है, पेट सबसे पहले होता है। आपके बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, मजहब की वजह से भी, सियासत की वजह से भी, किसी चीज की वजह से भी नहीं। सबसे पहली चीज, दुनिया का सबसे पहला धर्म इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही में बहुत बड़ा हाथ उस इस्लामी जहादिज्म और शिद्दत पसंदी का जो कि पाकिस्तान में कूट कूट के भरा गया। MBS से सबक सीखें। उसने, उनके मुल्क ने आपके मुल्क में पैसे दे के मदरसे बनवाए, मगर ये याद रखिएगा कि उन मदरसों की वजह से नुकसान आप उठा रहे हैं। जब उनकी अपनी बारी आई तो क्या किया, वो देखें अब खुद लिबरल और सेकुलर बनने की तरफ जा रहे हैं। और आप ये याद रखिएगा कि वो दिन भी शायद दूर ना हो जिस दिन सऊदी अरेबिया अपने आप को एक सेकुलर कंट्री डिक्लेयर कर दे और हमारे पाकिस्तानी मुसलमान उस दिन सीना पीट पीट के कह रहे हो जी आज जो है सऊदी अरब एक सेकुलर मुल्क बन गया और हिंदुओं के मंदिर उधर बन रहे हैं और चर्चेज बन रहे हैं। अब गैर मुस्लिमों को मक्के मदीने में भी जाने की इजाज़त मिल गई है जो कभी नहीं मिलती थी पहले। तो आप खुद सोचें कि जिनके यहाँ इस्लाम पैदा हुआ उन्होंने इस्लाम की ठेकेदारी छोड़ दी है, तो पाकिस्तान ने भी अगर इस्लाम की ठेकेदारी छोड़ दें और पाकिस्तान भी अगर एक सेकुलर कंट्री बन जाए और जितने मजहबी कवानीन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं उनको निकाल दिया जाए और पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के बजाय एक इंसानी रियासत बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में आप भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ख्वाब देख सकेंगे। सऊदीया के पास तो इतनी मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है, इतने तेल के अलावा और रिसोर्सेज भी नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत आगे जा सकते थे, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, मगर हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाए क्योंकि तेल के पैसों से खरीद के नफरत हमारे मुल्क में बांटी गई। सऊदीया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें होश के नाखून लेने हैं, हमें उस ख्वाब से जागना है जो कि इस्लामियत और इस्लामी शिद्दत पसंदी के नाम पे हमें दिखाया गया है। वो जहर अपनी रगों से खींच के निकालना है जो कि इस्लामी शिद्दत पसंदी का हमारी रगों में आज दौड़ रहा है। हमारे लोग बावले कुत्ते बन चुके हैं, पागल हो चुके हैं, गलियों में लोगों को जानवरों की तरह मार देते हैं, कोई सेफ नहीं है, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा के किसी भी वक्त मार देते हैं। औरतों के राइट्स, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स, किसी के भी राइट्स
पाकिस्तान में आज सेफ नहीं है, अकलियतें सेफ नहीं हैं, छोटे प्रोविंसेस जो हैं उनकी हर एक के राइट्स जो हैं उनको नहीं मिल रहे। तो बेहतर ये होगा कि हम इंसान बन जाएं, उसके बाद चाहे मुसलमान बने, और मुसलमान अगर बने तो आपका मज़हब आपकी नाक तक हो, बस यही होना चाहिए। आपका मज़हब आपका पर्सनल मैटर है, वहाँ तक रखें, इसको दूसरों पर इन्फोर्स ना करें, पाकिस्तान को एक इंसानी रियासत बनाएं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ बातें समझ आई होंगी। हो सकता है आपको कुछ बातें बहुत बुरी लगी हों, और हो सकता है कुछ अच्छी भी लगी हों। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।